गाइस ऑन सुनील सर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एमसीक्यूज। आज हम टच करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे, जो कि एम्स, पीजीआई, ईएसआई, एनपीसीआईएल, निम्हांस, इन सब में आए हुए क्वेश्चन हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए, इस YouTube चैनल पर हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर हम फार्माकोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड डिजीज एस्पेक्ट, MSN के सारे सिस्टम को इस प्रकार से हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और उत्साह बढ़े आप लोगों को टीच करने का, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए प्रायोरिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सॉल्व करते हैं इंपॉर्टेंट MCQs को। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे वन लाइनर की फॉर्म में आप अपने नोट्स बना करके उसमें नोट कर सकते हैं। नोट्स में आप उसको नोट करें। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मस्कुलर चैम्बर ऑफ द हार्ट। देखिए, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मस्कुलर चैम्बर ऑफ द हार्ट। सिंपल सी बात है। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। हम जानते हैं कि जो हमारा हृदय होता है, हृदय का सबसे ज़्यादा फंक्शनल वाला पार्ट जो होता है वो हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए, ब्लड पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मस्कुलर चेंबर ऑफ द हार्ट। द करेक्ट आंसर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा उद्देश्य CHO, एम्स, जिपमर, निम्हांस, ESIC, रेलवे सबको कंप्लीट करना है। इसीलिए सभी के ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कलेक्ट करके लेकर के आया हूँ। सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर हम सभी के सामने है। दैट इज विच इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर के बारे में आप सभी जानते हैं कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है और इसको पंप करवाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो। हम कहते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो कम्प्लीटली नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता है, इसमें खुद की भी न्यूरोजेनिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है, जो कि इसे मिलती है ऐसे नोड के थ्रू। साइनोएट्रियल नोड नाम सुना होगा आपने। साइनोएट्रियल नोड जो होता है वो यहाँ पर जिम्मेदार है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो कि हार्ट को बीट करवाती है, पंप करवाती है। तो पेस मेकर मतलब हार्ट को बीट करवाने के लिए किसे हम लोगों ने पेस मेकर बोला है? करेक्ट आंसर हमारा गया है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे नोड। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों CVP की। CVP सेंट्रल वीनस प्रेशर। अब देखिए, सेंट्रल वीनस जो प्रेशर है वो कहाँ का होगा? इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और सबक्लेवियन वेन। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है, वो हमेशा होता है इंफीरियर वेना केवा का। क्यों भाई इसे सेंट्रल क्यों बोला है? क्योंकि पूरी बॉडी का जो सिस्टमेटिक वीनस रिटर्न है, यानी कि हमारे लेग्स, हमारे लिम्स, हमारा ट्रंक, हमारा हेड, तो हेड वाला तो जो वीनस रिटर्न है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन का वीनस रिटर्न जो है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हो रहा है। तो इंफीरियर वेना केवा में जो वेन का प्रेशर होता है वो डिनोट करता है ओवरऑल बॉडी के वीनस प्रेशर को, जो कि जिम्मेदार है हार्ट तक ब्लड के पहुंचने के लिए, क्योंकि जितना हार्ट तक ब्लड पहुंचेगा उसी फ्रिक्वेंसी, उसी रेट पर यहाँ पर जो है हमारे हार्ट की पंपिंग होगी। तो इंफीरियर वेना केवा का जो प्रेशर है वहीं से हम नोट करेंगे सेंट्रल वीनस प्रेशर को। देखिए, एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली एम्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, बेसिक को टच करते हैं, क्योंकि नर्सिंग फील्ड जो है वो बेसिक्स पर सर्वाइव करने वाला फील्ड हमारा है। क्लियर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4th नंबर का? नॉर्मल कार्डियक साइकिल के बारे में आपसे पूछ रहा है। ये तो बच्चा भी बता देता है। देखिए भाई, नॉर्मल कार्डियक साइकिल क्या होता है? नॉर्मल कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट को पंप करना है। पंप करने के लिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पर एट्रियल डायलेशन और वेंट्रिकुलर डायलेशन, यानी कि हार्ट कितने टाइम के लिए सिस्टोल करे और हार्ट कितने टाइम के लिए
डायस्टोल करे, बस इन सभी की पूरी गणित को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। तो नॉर्मली कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। इन 0.8 सेकेंड जो होते हैं, तो एक बार हार्ट को सिस्टोल और डायस्टोल करने में लगने वाला समय है कंप्लीटली 0.8 सेकेंड, और इसी को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट में 72 बीट्स आप यहाँ पर निकल पाएंगे। तो हम कहते हैं कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। तो बताइए एक बार पंप करने में कितना समय लगेगा, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि आप मान लीजिए कि एम्स में 101% पूछा ही जाएगा, और इसके लिए कमर कस करके आप यहाँ पर तैयार हो जाइए। क्लियर? चलिए भाई, कैसे तैयार होना है, चलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स क्या है कि भाई पर मिनट बॉडी के एक सरफेस एरिया में कितना ब्लड यहाँ पर जा रहा है, पर मीटर स्क्वायर पर मिनट में कितना ब्लड जो है वो बॉडी को मिलता है, दैट इज दी नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स। तो यहाँ पर जब कार्डियक इंडेक्स की बात होती है तो ये बॉडी के परफ्यूजन मैकेनिज्म की भी दोस्तों यहाँ पर बात होती है, बॉडी के परफ्यूजन मैकेनिज्म की यहाँ पर बात होती है। और इसी को परफ्यूजन मैकेनिज्म का ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, देखो 5 to 6 लीटर पर मिनट, 2.5 लीटर to 4 लीटर पर मिनट, मिनट स्क्वायर, 70 ml पर मिनट, नन ऑफ दिस। देखिए इसको आप यहाँ पर क्रॉस करें, इसको आप यहाँ पर क्रॉस करें, इसको आप यहाँ पर क्रॉस करें, सिर्फ इतना सा बोला लीटर पर मिनट। ये तो भैया कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम वाली बातें हो गई। ml पर मिनट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन में से ही आपने आंसर निकाल लिया कार्डियक इंडेक्स का, आपको यहाँ पर ऑप्शन में कंफ्यूज होने की ही जरूरत नहीं पड़ी। दैट इज द नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स। तो नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स कितना होता है, 2.5 लीटर to 4 लीटर पर मिनट मीटर स्क्वायर। बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर को 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड मिलता है, दैट इज द 2.5 लीटर to 4 लीटर पर मिनट मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस सीरीज इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल इन ईच कॉन्ट्रेक्शन इज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादातर विद्यार्थियों को इनमें कंफ्यूजन भी रहता है। देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल इन ईच कॉन्ट्रेक्शन, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल इन ईच कॉन्ट्रेक्शन। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक हृदय जो है हमारा, ये हमारा हृदय है, ये हृदय का हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक कॉन्ट्रेक्शन के दौरान कितना ब्लड जाएगा, भैया 1 मिनट में जो ब्लड जाए उसे तो कार्डियक आउटपुट कहते हैं, तो स्ट्रोक वॉल्यूम उसका आंसर जाएगा। अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल इन ईच कॉन्ट्रेक्शन, प्रत्येक कॉन्ट्रेक्शन के दौरान कितना ब्लड यहाँ से रिलीज होता है, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पढ़ के जाना। नॉर्मल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई नॉर्मल कार्डियक साइकिल कितने होते हैं पर मिनट। तो आपसे चाहे ऐसे पूछ ले या फिर आपसे ऐसे पूछ ले हमारी नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है। अब 1 मिनट में पूछा है तो 1 मिनट में हमारा हार्ट रेट जो होता है नॉर्मल 72 BPM होती है, 72 बीट्स पर मिनट बोलते हैं। कई बार इसको 60 to 100 भी हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं, पुराने बुक्स में लिखा होता है 60 to 80। तो नॉर्मल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट जो होते हैं वो होते हैं 60 to 80 बीट्स पर मिनट, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का। तो बताइए 1 मिनट में कितना लगेगा, तो 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, आंसर आएगा 8 क्या है यहाँ पर सेकेंड, तो आंसर किस में आएगा, सेकेंड में 72 ठीक है बीट्स पर मिनट। मिनट में आंसर आ जाएगा क्योंकि 60 जो है वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। क्लियर? चलिए भाई, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटा सा दिमाग लगाना है आपको। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग इज 1110 अपॉन 80 mm ऑफ Hg। द पल्स प्रेशर इज, हम जानते हैं कि व्हाट इज द पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इंडिकेट आवर पल्स प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर इज 110, डायस्टोलिक प्रेशर इज 80, द गैप इज 30, सो पल्स प्रेशर इज 30। पल्स प्रेशर आपका इंडिकेट करता है, पल्स प्रेशर आपका इंडिकेट करता है कार्डियक फंक्शनिंग को, यानी कि जिन लोगों में डायलेटेड कार्डियक मायोपैथी होगी, कार्डियक मायोपैथी होगी, उन लोगों में क्या होगा, मान लीजिए आपका राइट एक्सिस डेविएशन है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। कभी चर्चा कर लेंगे ईसीजी पर, बहुत अच्छी चर्चा हम लोग करने का प्लान बना रहे हैं आप लोगों के साथ, तब चर्चा करेंगे कि एक्सिस डेविएशन का कार्डियक मायोपैथीज का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा है। द ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग इज 110 टू 80 mm ऑफ Hg, द पल्स प्रेशर इज कितना होगा 30, 110 माइनस 80, क्योंकि डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। 9 द अपेक्स ऑफ बीट कैन बी हर्ड एट, अपेक्स ऑफ बीट देखिए अपेक्स बीट कैन बी बेस्ट हर्डेड, ये हमारा हृदय है, हृदय का ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है मित्रों। हम जानते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मायोकार्डियम यहाँ पर प्रेजेंट होती है। पूरे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के अगर हम बात करें, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड के फ्लो की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो जो होता है हमारा 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द और थोरेसिक जो हमारी कैविटी है उसको जो लेफ्ट लोअर मार्जिन जो है वहाँ पर 5th इंटरकोस्टल स्पेस, याद रखना बेटा 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर हमारा अपेक्स प्रेजेंट होता है। तो हम बोलते हैं अपेक्स बीट, एक्यूरेट पल्स हमें लेनी हो, अपेक्स बीट को हम लोगों को मेजर करना हो, दैट इज़ द 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर हम यहाँ पर मेजर कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व कर लेते हैं एक बार। मिट्रल वाल्व इज सिचुएटेड बिटवीन, बेटा वाल्व लिखा हुआ है ना, मिट्रल वाल्व इज सिचुएटेड बिटवीन। हम जानते हैं कि हमारा जो हृदय होता है इस हृदय में वाल्व्स भी होते हैं, चाहे वो पल्मोनरी वाल्व हो, एओर्टिक वाल्व हो, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व हो, बाइकस्पिड वाल्व हो। क्लियर हो गई बातचीत? तो यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि भाई मिट्रल वाल्व जो होता है आपका, बताइए वो मिट्रल वाल्व कहाँ पर सिचुएट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपसे पूछा हुआ है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा। सिंपल सी बात है, मिट्रल वाल्व के बारे में आपसे पूछा है, आंसर जाएगा आपका बी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा लेफ्ट, ये जो है हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों के बीच में आपका मिट्रल वाल्व है और इसीलिए हमारा क्वेश्चन सही और हमारी पार्टी हो गई है। क्लियर बात? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के मध्य में क्या होता है, मिट्रल वाल्व उपस्थित होता है। ऐसे नोड इज लोकेटेड इन, ऐसे नोड कहाँ पर होगा, सिंपल सी बात है राइट एट्रियम पर होगा। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो आपका रिवीजन करवा दूंगा मैं। राइट एट्रियम जो है ना आपका, वहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड होता है। बस सारे वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना। और देखो दोस्तों क्या होता है, वीडियो बनाते हैं ना बहुत मेहनत आती है, आप टाइप करो, वीडियो एडिट करो, तो ऐसे में क्या होता है हम लोगों को नो मोनेटाइजेशन पॉलिसी हमारी, यहाँ से वीडियो से हमें कोई मोनेटाइजेशन प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन हाँ आपके सिलेक्शन प्रोसेस को आसान बनाना, आपके संघर्ष को कम करना हमारा उद्देश्य है। तो क्यों ना आप हमारे इस उद्देश्य में साथ दें, इस वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ टाइम निकाल करके स्प्रेड करें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम खराब हो, लेकिन हाँ इतना जरूर चाहता हूँ कि आपका कॉपरेशन मुझे प्राप्त हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एट्रियम, ऐसे नोड इज लोकेटेड इन, कहाँ पर होगा, राइट एट्रियम पर लोकेटेड होगा। हाँ भाई, अब देखो बहुत अच्छी बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 12, इन द हार्ट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय, मिक्सिंग ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से जवाब देना बेटा। इन द हार्ट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेप्टम, पेरिकार्डियम। बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर जाएगा सेप्टम। ये मान लो हमारा हृदय है। अब हम जानते हैं कि ये दिस इज़ राइट साइड ऑफ आवर बॉडी, दिस इज़ लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी। हम जानते हैं कि जो राइट साइड वाला हार्ट है हमारा, उसका पूरा का पूरा मेन मैकेनिज्म डिपेंड होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर, और इस वाले हार्ट का होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर। यहाँ पर लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी में जाएगा। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का आएगा और यहाँ से लंग्स की तरफ प्योर होने के लिए ब्लड जाएगा। तो कंप्लीटली हम कहते हैं कि जो राइट साइड का हमारा हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए काम करता है, और जो लेफ्ट साइड का हमारा हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए काम में आता है। क्लियर हो गई बातचीत? तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि भाई दोनों को मिक्स होने से कौन रोकता है, इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर एप्ट्रियल, या हम कंप्लीटली बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। तो द करेक्ट आंसर इज सेप्टम। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चेम्बर कॉन्स्टिट्यूट्स द एपेक्स ऑफ हार्ट। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे। कॉन्स्टिट्यूट्स द हार्ट एपेक्स, एपेक्स किसको बोलते हैं हम लोग, भाई हार्ट, जहाँ पर हार्ट की मायोकार्डियल मसल जो होती है वो इनलार्ज होती है। ये जो हमारा हृदय है, ये जो हमारा हृदय है, ये जो बीट कर रहा है, इसकी वजह से हम जिंदा हैं और हमारी पार्टी हो रही है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। अब देखो बेटा क्या बोला गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चेम्बर कॉन्स्टिट्यूट्स एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स ऑफ द हार्ट कौन बनाएगा, तो ये वाली इनलार्ज मसल एपेक्स ऑफ द हार्ट बनाएगी, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल।
क्लियर। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट कोजेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे एग्जाम में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन सारे क्वेश्चन नहीं आए तो ये क्वेश्चन एम जरूर आपसे पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। एमएससी एंट्रेंस में तो 2-3 बार मैंने भी देखा हुआ है इस क्वेश्चन को। अब देखो भाई, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट, ठीक है, आइनोट्रोपिक, थोड़ा स्पेलिंग में बच्चे ने मिस्टेक कर दी होगी, किसी ने टाइप करने वाले ने, आइनोट्रोपिक एजेंट। क्लियर। क्या है? इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डायलेट कोरोनरी आर्टरीज, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। अब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट हमारा क्या करता है? तो सिंपल सी बात है, देखो 3 तरह के एजेंट हो गए, आइनोट्रोपिक एजेंट, क्रोनोट्रोपिक एजेंट, ड्रोमोट्रोपिक एजेंट। आइनोट्रोपिक एजेंट जो होते हैं इनका सीधा सीधा संबंध होता है रेट ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन से। क्रोनोट्रोपिक एजेंट का संबंध होता है फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। जो ड्रोमोट्रोपिक का मतलब होता है ऐसे नोड एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्टिविटी इन द हार्ट से। तो आइनोट्रोपिक एजेंट के बारे में अगर आपसे बोले तो इनका संबंध किनसे होता है? रेट से होता है। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट कॉजेज इंक्रीज हार्ट रेट, इनसे क्या बढ़ती है? हमारी हार्ट रेट बढ़ती है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। देखो भाई, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा। क्लियर। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे सामने आ गया है, उसको भी सोल्व करने का वक्त आ चुका है, कर लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट? पहले ऐसे प्रश्न भी हमारे नर्सिंग एग्जाम में आते थे। अब भाई बताओ, एवरेज वेट हमारे हृदय का कितना होता है? अब आप बोलोगे सर दिल तो बच्चा है जी, दिल का भी कोई वजन होता है क्या? बिल्कुल वजन होता है। आपको याद रखना है, कॉमनली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हमारा हृदय का वजन है 300 ग्राम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द हार्ट? हार्ट की लेयर के बारे में बताओ। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंचर, ट्यूनिका एंटीमा, नन ऑफ दिस। ये तो होगा ही नहीं। अब ये तो हमारे ब्लड वेसल के बारे में बात हो रही है, ब्लड वेसल। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको सही आंसर लगाना है। पेपर में ऐसे ही करा करो आप, ऐसे करने से टाइम भी बचता है, इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, एनालिसिस पावर, डिसीजन मेकिंग पावर में वृद्धि होती है। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। बाहर से कौन कवर करेगा? एपिकार्डियम। अंदर से कौन करेगा? मायोकार्डियम। सबसे अंदर एंडोकार्डियम। अब यहाँ पे लिखा हुआ पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, तो ये सीक्वेंस ही नहीं फॉलो कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा जवाब ट्रिकी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 का बेस्ट आंसर बी, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट, मायोकार्डियम मिडल मोस्ट एंड एपिकार्डियम इज आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर। 17 की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द हार्ट रेट इज द हार्ट इज इनकेस्ड इन थिन फाइब्रस सेक दैट इज कॉल्ड। हार्ट जो है वो कवर्ड होता है एक थिन फाइब्रस सेक में, उस फाइब्रस सेक को आप क्या बोलोगे? देखिए यहाँ पर अब बच्चों आप में कन्फ्यूजन आ सकता है, मित्रों दोस्तों आप में कन्फ्यूजन आ सकता है। एक तो देखो एंडोकार्डियम को हटा दो और मायोकार्डियम को हटा दो, बचे 2 ऑप्शन, पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम। बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से ईमानदारी से बताइए कि किसका आंसर यहाँ पर सही जाएगा, मैं देखना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा, बहुत कन्फ्यूजिव और बहुत क्वालिटी वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है। फाइब्रस सेक में जो होता है वो कवर होता है पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडो। हार्ट इज इनकेज इन फाइब्रस सेक दैट इज कोल्ड। इसको आप लोग क्या बोलने वाले हैं? बोलो। पेरिकार्डियम। अब देखिए पेरिकार्डियम क्या होती है? एक सीरस मेम्ब्रेन होती है, एक सीरस मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिनके अंदर क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और एक फाइब्रस सेक, अब यहाँ पर सेक वर्ड का यूज़ किया गया है, पाउच वर्ड का यूज़ किया गया है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर आंसर देना है पेरिकार्डियम, क्योंकि एपिकार्डियम जो होता है दैट इज द कवरिंग नॉट अ सेक। सेक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक पाउच होगा जिसके बीच में एक सीरस फ्लूइड भी होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी द पेरिकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 18, कोरोनरी आर्टरीज आर परफ्यूज ड्यूरिंग। अब बहुत बढ़िया बात बोली कि भैया हार्ट, देखो बहुत कितनी अच्छी बात ये क्वेश्चन में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को आधा देखे ही चले जाते हो, तो वीडियो पूरा देखो, ऐसे बीच में अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। कोरोनरी आर्टरीज आर परफ्यूज ड्यूरिंग, कोरोनरी आर्टरी कब परफ्यूज होगी? देखो क्या होती है कोरोनरी आर्टरी? हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई कोरोनरी आर्टरी को ही ब्लड कब मिलता है? डायस्टोल के दौरान। जब हार्ट सिस्टोल करता है तो कोरोनरी आर्टरीज में भी मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस समय पर पूरा का पूरा एफर्ट हार्ट को पावर देने में लग जाता है। तो जब हार्ट रिलैक्स होता है तब कोरोनरी आर्टरीज को परफ्यूजन मिलता है, डायस्टोल के दौरान।
Okay, so move on next question, that is functionally cardiac muscles are resemble with, functionally cardiac muscles are resemble with, किसके साथ resemble करती है कार्डियक मसल्स? तो स्मूथ मसल, स्ट्रीरेटेड स्कल्टल मसल, नॉन स्ट्रीरेटेड मसल, नन ऑफ दिस। देखो ध्यान से समझना, स्मूथ मसल को आप यहाँ पर काटो, स्ट्रीरेटेड स्केलेटल मसल, नॉन स्ट्रीरेटेड मसल, अब इनको समझो पहले आप, नन ऑफ दिस को उठाओ। स्ट्रीरेटेड स्केलेटल मसल, जो हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल्स होती हैं, उन स्केलेटल मसल के अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन फाइबर के बैंड प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से उनको स्ट्रीरेटेड मसल्स बोलते हैं। तो जो स्ट्रीरेटेड मसल्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का मेन फीचर हो गया ये, एक तो स्टीरेटेड होती है प्लस ये वॉलेंट्री होती है, आप जब चाहते हो तभी मूव करती है। एक होती है नॉन स्टीरेटेड मसल, नॉन स्टीरेटेड में कोई स्टीरेशन तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन इनके अंदर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है। ये बॉडी अपने आप ही ब्रेन के सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा GIT हो गया, ट्रेकिया हो गया, इन सब की मसल जो है वो बॉडी खुद ही मूव करवाती है। तो ये बोल रहा है कि फंक्शनली कार्डियक मसल्स आर रिजेंबल विद, फंक्शनली कार्डियक मसल किसको रिजेंबल करती है? तो फंक्शनली कार्डियक मसल जो है रिजेंबल करती है स्मूथ मसल को, क्योंकि वो भी इनवॉलेंट्री होती है और हार्ट की मसल जो होती है वो भी इनवॉलेंट्री होती है। फंक्शनल के आधार पर बात की है। बच्चों को लगेगा सर ये नॉन स्टीरेटेड भी तो आंसर जा सकता है, लेकिन बेटा यहाँ पर फंक्शनली पूछा है, एनाटॉमिकल नाम ही नॉन स्टीरेटेड है ना, क्योंकि फाइब्रस बैंड के आधार पर। क्लियर? द फायरिंग ऑफ एस ए नोट, द फायरिंग ऑफ एस ए नोट, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो हमारा हृदय बीट करता है तो उसमें एस ए नोट, एवी नोट, परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर, सबकी बात होती है, लेकिन सबको हृदय को बीट करवाने का जो मैकेनिज्म होता है वो सबका सेम होता है, लेकिन कैपेसिटी अलग अलग होती है। ऐसे नोट ज़्यादा बीट्स करवाएगा, एवी नोट कम, फिर उससे कम बंडल ऑफ हिज, उससे कम परकिंजे फाइबर। तो बोल रहा है ऐसे नोट कितना बीट करवा सकता है हमारे हृदय को? सिंपल सा है भाई, 60 से 100। बात ये की है हृदय गति पूछी हुई है आपसे बस। 21वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फायरिंग रेट ऑफ एवी नोड इज। अब एवी नोड की फायरिंग रेट आपसे पूछी कि भाई एवी नोड जो है हमारा उसकी फायरिंग रेट बताओ। ऐसे नोड की तो कोई भी बता देगा, एवी नोड की बताओ तो हम जाने। बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए एवी नोड जो है आपका उसकी फायरिंग रेट कितनी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है, एवी नोड की फायरिंग रेंज जो है वो आप लोगों को बतानी है। सिंपल, देखो ये होगी हमारी ऐसे नोड की, ये होगी हमारी एवी नोड की, ये वाली जो है हमारी यहाँ पर, ये आपको नहीं मानना है, और ये हमारी होगी बंडल ऑफ हिज परकिंजे फाइबर वाली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फायरिंग रेट ऑफ एवी नोड इज 40 to 60 पर मिनट। इम्पल्सेस फ्रॉम एस एन नोड कंडक्टेड टू एवी नोड थ्रू, किसके थ्रू कंडक्ट होगी? इंटरनोडल पाथवे, नाउस, परकिंजे फाइबर, कोडा टेंडेनी। देखिए कोडा टेंडेनी की बात यहाँ पर, जो वाल्व जो होते हैं ना हमारे, उनको वाल्व जो होते हैं, वाल्व से रिलेटेड एक मसल से कोडा टेंडेनी। यहाँ पर इम्पल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड कंडक्ट टू एवी नोड थ्रू, ऐसे नोड से एवी नोड के थ्रू कहाँ से जो है हमारी इन्फॉर्मेशन जाएगी? इंटरनोडल पाथवेज के थ्रू जाएगी। परकिंजे फाइबर तो अलग ही बात हो गई, नर्व्स अलग ही बात हो गई। ये करेक्ट हमारा आंसर है। क्लियर? देखो बेटा ये सारी चीज़ें मैं आपको डेप्थ में भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो का सेशन बहुत ज़्यादा जो है हमारा लेंदी हो जाएगा, इसलिए वीडियो के ड्यूरेशन को थोड़ा सा शॉर्ट रखने के लिए रिवीजन पर्पस से मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन लगने हैं, वन लाइनर बना के नोट करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इसको भूलना नहीं, पूरा वीडियो अंत तक देखना है। कब आपकी किस्मत बन जाए, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कोई नहीं कह सकता। डिग्री ऑफ स्ट्रेच ऑफ कार्डियक मसल फाइबर दैट थिंड या ऑफ डायस्टोल इज कॉल्ड। अब ये बोला डिग्री ऑफ स्ट्रेच मसल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कौन देगा? क्वेश्चन नंबर 26, द डिग्री ऑफ स्ट्रेच ऑफ कार्डियक मसल फाइबर दैट थिंड ऑफ डायस्टोल इज कॉल्ड। देखो भाई सिंपल सी बात है, आफ्टर लोड, इजेक्शन फ्रिक्शन, कॉन्ट्रेक्टिलिटी, प्री लोड। तो स्ट्रेच ऑफ कार्डियक मसल फाइबर दैट डायस्टोल, तो अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारा हृदय सिस्टोल करेगा तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी बोलेंगे, सिस्टोल करेगा तो ब्लड पूरा का पूरा बॉडी में जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है ना, डायस्टोल के दौरान हमारी बॉडी में, हमारे हृदय जो है उसमें ये ब्लड है, डायस्टोल के दौरान ये ब्लड जो है ना यहाँ पर ये प्रेशर लगाता है, ये प्रेशर लगाता है, इसको बोलते हैं प्री लोड। तो आंसर इज प्री लोड।
क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल विद ईच कॉन्ट्रैक्शन बीट इज कॉल्ड। क्या बोला? परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम। बेटा इनके लिए क्या थोड़ा सा तुमको डीप में स्टडी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए लेकर के हम जो फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं, जो सिर्फ सेलेक्ट होना चाहते हैं, सबके लिए प्रश्न है यहाँ पर। क्लियर? अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। अब इन क्वेश्चन पे क्या है देखा जाए तो बहुत डेप्थ में चर्चा करनी है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन में हम चर्चा करेंगे। परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरा विस्तार से आपको बता सकता हूँ। आपको कोई दिक्कत आती है, नया वीडियो भी हम बना सकते हैं एक एक क्वेश्चन पे भी, वो आपके कमेंट्स और आपके सहयोग पर डिपेंड करेगा। परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल। ये बोल रहा है कि वेंट्रिकल से जो ब्लड आपका निकला एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विद ईच हार्ट बीट इज कॉल्ड, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। क्योंकि डायस्टोल के दौरान तो हार्ट में बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हुआ भाई, जब डायस्टोल होगा तभी तो हार्ट में ब्लड इकट्ठा करेगा, इतना सारा ब्लड इकट्ठा हुआ। इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल विद ईच, अब बहुत सारा ब्लड यहां पर निकल गया, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन। यानी कि कितना ब्लड आपके डायस्टोल के समय हार्ट में था और कितना बाहर गया, दोनों का डिफरेंस, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स इज कॉल्ड। एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में डिफरेंस को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है। पल्स प्रेशर तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस है, ड्रॉ। पल्स रिदम इज नॉट आंसर, पल्स डेफिसिट इज करेक्ट आंसर। मतलब आपको हमने बताया था कि ये हमारा हृदय का लेफ्ट वेंट्रिकल की एनाटॉमिकल लोकेशन, लैंडमार्क लोकेशन 5th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। सो वहाँ पर हम जो होती है एपेक्स बीट को डायरेक्ट फील कर लेते हैं। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी नॉर्मल रेडियल पल्स है, रेडियल पल्स एक होंगी हमारी एपेक्स बीट माइनस रेडियल पल्स, इस जो होता है माइनस करो, जो आता है आपका वो आता है पल्स डेफिसिट। क्लियर हो गई बात? दोनों में जो डिफरेंस आता है दैट इज द पल्स डेफिसिट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी तक सोल्व करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कार्डियोवास्कुलर की एनाटॉमी से। अगर आप चाहते हैं तो मैं जितनी भी हमारी सिस्टम है एमएसएन के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नर्सिंग के एस्पेक्ट से सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा आपको। कमेंट में जरूर कमेंट करें अगला सिस्टम कौन सा चाहिए, वीडियो आपको कैसी लगी, सुधार की गुंजाइश है तो मुझे बताइए। क्लियर? 29 ठीक है। S1 हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। S1 हार्ट साउंड, देखिए जब हमारा हृदय बीट करता है तो बीटिंग के दौरान इसके वाल्व्स में मूवमेंट होता है, और इसके वाल्व का जो मूवमेंट होता है उससे साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भैया कौन सा साउंड का प्रोड्यूस होता है बताओ। S1 हार्ट साउंड, तो नॉर्मल कौन कौन से यहाँ पर वाल्व हो सकते हैं? ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल, दोनों के बीच में एवी वाल्व, यहाँ पर ये आपका वेंट्रिकल, ये आपकी वेसल, इनके बीच में यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व, इस तरह के वाल्व होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं जब आपके क्लोज और ओपन होते हैं, इनमें मूवमेंट होती है, तो यहाँ पर S1 हार्ट साउंड आपका प्रोड्यूस होता है। क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, देखो दूसरा साथ में जब आपको कन्फ्यूजन आएगा भाई, आपको लगेगा ना कि सर ये भी तो बता दो, सेमिलुनर वाल्व जब आपका मूवमेंट करता है तब कौन सा हार्ट साउंड जनरेट होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा आंसर है। सेमिलुनार वाल्व जब कभी भी बात होगी तो S2 हार्ट साउंड के बारे में बात होती है। तो सेमिलुनार हार्ट साउंड की जब बात हुई तो S2 हार्ट साउंड के बारे में बात हुई। एवी वाल्व की जब बात हुई तो S1 के बारे में। हार्ट साउंड S1 S2, S1 वाला आपका एवी वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और ये वाला आपका सेमिलुनार वाल्व के बारे में आपसे यहाँ पर बात हो गई है। ठीक है, इतना तो आप पढ़ के आए होंगे कि कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सेमिलुनार वाल्व किसको बोलते हैं, क्योंकि ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं और देश का मान बढ़ाने वाले हैं। विच लाइपोप्रोटीन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फीट अवे द सेल्स टिश्यू ऑफ आर्टेरियल वाल्व टू लीवर फॉर एक्सक्रीशन। देखो बहुत अच्छी बात बोली कि बॉडी में फैट जो होती है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट जिस प्रोटीन के थ्रू होता है उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। क्लियर? तो विच लाइपोप्रोटीन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट अवे द सेल्स। अब बोल रहा है कि अवे द सेल्स एंड टिश्यू ऑफ आर्टेरियल वाल्व टू लीवर। तो सिंपल से हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के पेरिफेरल फैट को लीवर तक ले जाने का काम कौन करता है? HDL। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा
कोलेस्ट्रॉल, अच्छा लाइपोप्रोटीन इसको हम लोग बोलते हैं। हाउ लॉन्ग द पर्सन शुड बी फास्टिंग, मैंने कहा था ना कि लास्ट आते आते ही बहुत अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। अंत भला तो सब कुछ भला, ये क्वेश्चन 101% नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बताइए, हाउ लॉन्ग द पर्सन शुड बी ऑन फास्टिंग टू गिव बायोस्पेसिमेन फॉर लिपिड प्रोफाइल। एक पर्सन है, उसका कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, लिपिड प्रोफाइल चेक करना है, तो बताइए कि उसे किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को रख के इस टेस्ट के लिए जाना चाहिए। भैया 12 घंटे का फास्ट रखो, और मान लो कल रात को 8 बजे खाना खाया था तो सुबह 8 या 9 बजे के बाद आप सैंपल दो, उस बीच में सिर्फ पानी पियो, आप बढ़िया पानी पियो। इससे क्या होता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ना बेटा बहुत बढ़िया आता है। रात को 10 बजे खाना खा करके गए, सुबह 8 बजे जांच करवा ली तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। यही तो है जो नर्सिंग नॉलेज होनी चाहिए, यही जो है आपकी टीचिंग नॉलेज होनी चाहिए। द गैप शुड बी 12 आवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपके काम भी आएगा। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, आज नॉनवेज खाया और टेस्ट करवाने चले गए भैया, सुबह ही आएगा लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा, फिर गोली चालू करवा लोगे, मतलब क्या ऐसी गलतियां करने से। देखिए वीडियो में कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक हमेशा देखने की आदत डालें, वन लाइनर्स बनाने की आदत डालें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम के साथ, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।